तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत तेज हवा बह रही थी, बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने से आसपास की चीजें चमक उठती थी। पेड़ चरमरा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। परिलोक से आई अवंतिका परी भयभीत हिरण सी घने जंगल में एक बड़े से पेड़ की डाली पर चिपकी हुई थी। पेड़ जिधर झुकता था वो भी उधर ही झुक जाती थी। लगता है आज की रात मुझे यही गुजारनी पड़ेगी। पता नहीं कल की सुबह देख पाऊंगी कि नहीं। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। उसने इधर उधर देखा। अचानक जैसे ही बिजली चमकी, उसे बगल वाले वृक्ष पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके हाथ में बंदूक थी और गोलियों की पूरी पेटी उसके सीने पर बंधी थी। उसने भी पेड़ की डाली कसकर पकड़ रखी थी। धीरे धीरे तूफान की गति थमने लगी और बारिश भी कम हो गई। शायद अब बारिश रुक जाए, पर मैं परिलोक जाऊंगी कैसे? मेरे पंख तो पूरी तरह से भीग गए हैं। लगता है आज की रात मुझे यही पृथ्वी लोक पर ही शरण लेनी पड़ेगी। तभी अचानक वृक्ष पर बैठा व्यक्ति उतरकर उसके पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर से पेड़ हिलाने लगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो पेड़ को, मैं गिर जाऊंगी। डाकू किसी को नहीं छोड़ते। मेरा नाम भूरा डाकू है। मैं तुम्हें लेकर अपनी गुफा में जाऊंगा और तुम्हारे पंखों में जड़े हीरे मोती निकाल कर बेच दूंगा। पहली बार तो कोई परी हाथ लगी है, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं तुम्हें, हैं? अच्छा, तुम पेड़ तो मत हिलाओ, मैं अपने आप उतर जाऊंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, उड़ गई तो? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे परिलोक में झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता है। भूरा सिंह ने खिसिया कर पेड़ हिलाना बंद कर दिया। अवंतिका परी पेड़ से उतर गई। भूरा सिंह उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और तुम्हारे ये रेशमी पंख, लगता है इन्हें छूता ही रहूं। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अवंतिका ने तुरंत अपनी जादू की छड़ी घुमाई और डाकू पेड़ पर जा बैठा। ये क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि डाकू ऐसे लोगों को कहते हैं। तुम्हारा लालच, तुम्हारी हवस निंदनीय है। अब तुम उसी वृक्ष पर टंगे रहोगे, कभी वहां से उतर न सकोगे। तुम्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा होगा तो मेरा नाम अवंतिका है। 3 बार पूरब दिशा में मुंह करके बुला लेना। मैं अब जा रही हूँ। मुझे क्षमा करो परी रानी, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। परी और साधारण लड़की में फर्क होता है, ये बात मैं भूल गया था। तब तो तुम्हारा अपराध और भी दंडनीय है। लड़कियों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है। देखो, हम बिना माँ बाप के थे, अनाथालय में पले थे। हमें कौन अच्छे बुरे की पहचान कराना सिखाता, इसीलिए हमें जो ठीक लगा वही किया। आज तक लूट पाट, कत्ल और अपहरण के सिवाय किया ही क्या है मैंने। तुम हमें एक बार नीचे उतार दो, तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे। मैं सुबह आती हूँ, तब तक तुम सोच विचार कर लेना कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि एक बार बिना परिश्रम के धन दौलत आने लगती है तो कौन परिश्रम करना चाहेगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे पेड़ पर से उतार दो। मैं अच्छी तरह से सोच चुका हूँ। फिर भी कल सुबह आती हूँ मैं। इतना कहकर परी वहां से चली गई। काश मेरे माँ बाप भी रहे होते जिन्होंने मुझे अच्छे बुरे की पहचान करानी सिखाई होती। मैं तो जब से बड़ा हुआ इसी काम को अपना ईमान और धर्म मानता आ रहा हूँ। आज पहली बार इतनी हिकारत भरी नजरों का सामना करना पड़ा है। किसी तरह से भूरा सिंह ने सारी रात वृक्ष के ऊपर चिपके हुए गुजारी। कई बार तो रात को जानवरों की डरावनी आवाज से वो डरकर सिहर उठता था। एक भालू तो रात भर पेड़ के नीचे जैसे उसका इंतजार कर रहा था। सुबह होने पर चला गया। सुबह होते ही अवंतिका परी आ गई। कहो डाकू जी, सब ठीक है ना महाराज? तुमको इसी वृक्ष पर जीवन गुजारना है या साधारण जीवन बिताना है? परी रानी, एक बार उतार दो, हमको तुम जो कहोगी वही करेंगे। देखो, हम तुम्हारी तरह जादू तो जानते नहीं हैं। ये गोली बंदूक अभी फेंक देते हैं। अब हम तुम्हारी शरणागत हैं, जो करना चाहती हो करो। इतनी जल्दी तुमने हथियार डाल दिए? तुमने बात ही ऐसी कह दी। इतनी छोटी सी बच्ची जैसी परी के मुंह से अपने लिए इतना नफरत भरे शब्द सुनकर मेरा अपना आत्मविश्वास डगमगा गया। रात भर इसी बारे में सोचता रहा हूँ। बस
तुम्हें एक बात का वचन देना होगा। बोलो, क्या वचन चाहिए? अगर मैं ये सारे काम छोड़ दूं तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। तुम वचन दो कि तुम मुझे पुलिस से बचा लोगी। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहां पुलिस तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगी। बस तुम अपना आचरण बदल लो। अब उतार दो परी रानी, बहुत थक गया हूँ। अवंतिका परी ने जादू की छड़ी घुमाई और वो नीचे आ गया। नीचे आते ही उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो। चलो हमारी गुफा में चलो। हमारे पास जितनी भी धन दौलत है सब ले लो। अब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। चलो तुम्हारी गुफा भी देख लेते हैं। उसने पास ही वृक्ष में बंधे घोड़े को खोला और परी को भी उस पर बैठ जाने को बोला। तुम चलो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल था। उसी के बीच में एक गुफा के पास पहुंचकर उसने गुफा के सामने खड़े होकर उसके सामने पड़े हुए बड़े से पत्थर को हटा दिया। तब तक परी भी आ गई थी। आओ मेरी गुफा में चलो। अवंतिका परी निडर होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर उसने देखा हीरा मोती जवाहरत और सोने के जेवरों का अंबार लगा था और भी बेशकीमती सामान वहां कूड़े की भांति पड़ा हुआ था। लोगों को मार पीट कर ये सब इकट्ठा करके तुम्हें क्या सुख मिलता है? बस लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और अपने क्षेत्र का बेताज बादशाह हूँ। तुम्हारे घर में पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसी जगह पर तुम्हें शांति क्या, अशांति भी महसूस नहीं होती होगी। अच्छा, 2 पल के लिए तुम आंखें बंद करो। डाकू भूरा सिंह ने जैसे ही आंखें बंद की, परी ने जादू की छड़ी घुमाई। उसकी गुफा बिल्कुल साफ सुथरी और फूलों की सुगंध से महक उठी। सारा सामान कहीं छुपा दिया। एक तरफ एक बिस्तर लग गया। कोने में एक घड़े में पानी रखा था। अब आंखें खोलो। डाकू भूरा सिंह ने आंखें खोली तो अपनी गुफा को ही पहचान नहीं पाया। हम कहाँ हैं परी रानी? तुम अपनी ही गुफा में हो। बस मैंने साफ सफाई करके सामान ढक से लगा दिया। तुम्हारे आराम की व्यवस्था कर दी है। परी रानी, अगर ऐसी रहने की व्यवस्था हो तो मैं क्यों इतना बड़ा अपराधी बनूं? तुमने आज तक पृथ्वी लोक पर कभी किसी परिवार के साथ रहते हुए देखा? नहीं, मैंने ये सब देखने की जरूरत ही कहाँ समझी। तुम ठीक कहती हो। बस पैसे की हवस और दौलत की नशे ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया था। तुम सचमुच मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मैं जीवन भर तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब मैं सोचता हूँ मुझे अपने आप को पुलिस में समर्पित कर देना चाहिए। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने लूटे हुए हीरे मोती गरीबों में बांट दो और शादी करके एक अच्छा जीवन बिताओ। मुझसे कौन शादी करेगा? जब तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे तो बहुत सी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। तुम इन्हीं पैसों से अपने लिए कोई छोटी सी दुकान खोल लो। पर्वतों की घाटियों में ऐसी बहुत सी जगह है जहां तुम अपनी सेवाएं देकर कुछ आमदनी भी कर सकते हो। भूरा सिंह ने वैसे ही किया। कुछ ही बरसों में डाकू भूरा सिंह का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अवंतिका परी उसके जीवन में फरिश्ते की तरह आई और उसको बदल कर चली गई। मंजरी माँ के पास ही बैठी थी जब सुमन ने आकर बताया कि अगले हफ्ते से सामने वाली खाली मैदान में मेला लगने वाला है। मंजरी का दिल खुशी के मारे तेजी से धड़कने लगा। वो भागती हुई अपनी बड़ी बहन नीरजा के पास गई। दीदी दीदी, तुम्हें पता है हमारे घर के सामने वाली खाली मैदान में मेला लग रहा है। क्या सच? तब तो बड़ा मजा आने वाला है। तुम्हें याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? हाँ दीदी, इस बार भी डांस के प्रोग्राम होंगे ना, हम भी देखेंगे। पिछले बार हमारे पास टिकट के पैसे नहीं जुटे थे। इस बार हमें पहले से ही पैसे इकट्ठे करके रखने होंगे। दोनों बहनों ने मेले में जाने के लिए ढेर मंसूबे सजाए। दीदी, मैं जरा कविता के घर से आती हूँ, पता तो चले कि खबर सच्ची है कि झूठी। वैसे किसने बताया तुम्हें? जानकी, जो कविता के घर में बर्तन धोती है, उसकी बेटी सुमन ने। तब तो जरूर कविता के यहाँ जाओ। सामने वाली जगह उन्हीं लोगों की तो है। उनके पिताजी ने अगर मैदान में मेला लगाने की अनुमति दे दी होगी तो कविता को जरूर पता होगा। अभी जाऊं? देख लो, अम्मा जाने दे तब ना।
मैं कविता से कॉपी लेने जा रही हूँ। इतना कहकर मंजरी कविता के घर चली गई। अरे मंजरी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू बता, क्या खबर है? कुछ नहीं, दरअसल साल की तरह इस बार भी सामने वाले मैदान में मेला लग रहा है ना, तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है। परीक्षा के लिए तेरी तैयारी हो गई क्या? वाकई? हाँ, हर साल ही तो लगता है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेले में बहुत मजा आएगा। पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी ना। हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद मंजरी कविता के यहाँ से चली आई। कहाँ गई थी? माँ, बताया तो था कि कविता से कॉपी लेनी थी। और कॉपी कहाँ है? उसकी कोई सहेली ले गई। मंजरी, देखो, तुम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए ही मैं यहाँ शहर में बैठी हूँ, वरना तुम्हारे पापा के घर से चले जाने के बाद मेरा यहाँ दम घुटता है। तुम दोनों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी किसी पाखर तालाब में डूब मरती। क्या सोचकर वो चले गए? माँ, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? हम दोनों ही पढ़ाई करते हैं, वैसे भी हम कहीं नहीं आते जाते। माँ बड़बड़ाती हुई मशीन पर सिलाई करने बैठ गई। तब तक नीरजा भी अपना चश्मा ठीक करते हुए आ गई। क्या हुआ? यहाँ का माहौल इतना गमगीन क्यों है? कुछ नहीं, माँ सिर्फ हमारी वजह से इस अजनबी शहर में बैठी है, वरना... बस समझ गई मैं। क्या हुआ? कुछ पता चला? खबर पक्की है, मेला लग रहा है। दीदी, हम किसी बहाने से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते तो अच्छा रहता ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेला तो शाम को लगेगा, तब तक तो हम आ ही जाते हैं। समस्या सिर्फ माँ की ही है, वो हमें मेले में जाने की अनुमति देंगी कि नहीं? हमारे पास कुछ पैसे है ना, उसी से काम चल जाएगा। हमें सिर्फ चाट वाट ही तो खाना है। चल, माँ की कपड़े सिलने में थोड़ी मदद करते हैं, वो खुश हो जाएगी तो शायद हमें मेला दिखाने खुद ही लेकर जाए। मेला तो 1 महीने तक लगेगा। अगले हफ्ते ही मेला लग गया। मोहल्ले के सारे बच्चे, युवक और बूढ़े बहुत उत्साहित थे। माँ, चलो ना, मेला देखने चलते हैं। हम कुछ नहीं मांगेंगे। देखो ना, कहीं जलेबियाँ बन रही होंगी तो कहीं कठपुतली का नाच हो रहा होगा, कहीं काला जादू हो रहा होगा तो कहीं दुकानों पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े सजे होंगे। नीरजा को साथ लेकर चली जा, मुझे कपड़े सिलकर देने हैं, बस सावधानी से जाना। ओफो माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी जल्दी चलो, माँ ने जाने की अनुमति दे दी है। मंजरी और नीरजा फटाफट तैयार हो गई और मेला देखने चली गई। दोनों बहनें अपने साथ बचाए हुए पैसे लेकर चली गई। अभी वो लोग मेले में पहुँचे ही थे कि दीदी वो देखो, वो रही परी की मुकुट वाली जगह, जहाँ हमने पिछली बार परी का मुकुट देखा था। चलो उधर ही चलते हैं, शायद इस बार भी परियां वहाँ आई हो। दोनों उस कोने पर गई तो एक दुकान के बाहर एक परी की मूर्ति लगी थी, जिसके सर पर बिल्कुल वैसा ही मुकुट था जो पिछली बार उन्हें मिलते मिलते रह गया था। काश ही सचमुच की परी होती तो हमारे दिल की सारी बातें जान लेती, हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। तभी मंजरी को लगा कि परी ने अपनी पलकें झपकाई। दीदी, मुझे लग रहा है ये सचमुच की परी है, देखो ना कैसे पलकें झपका रही है। तब तक परी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। मेरे सिर पर जो मुकुट है उसे उतारकर मेरी मूर्ति के चारों तरफ घुमाकर फिर पहना दो। परी ने जैसा बताया था नीरजा ने वैसे ही किया। अचानक परी के शरीर में जान आ गई। लड़कियों, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम दोनों मेला देखने आई हो, आप तो परी है, पर मूर्ति में कैसे बंध गई? यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों पेड़ के नीचे आ गई। मैं इस मूर्ति में बरसों से कैद थी। एक बार हमारे परिलोक से बहुत से लोग आए थे, सब तो चले गए, पर जाते जाते एक जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था। ये मूर्ति बरसों से एक गोदाम में पड़ी हुई थी। कल ही मुझे वहाँ से निकालकर झाड़ पोंछ कर यहाँ रखा गया। तुम दोनों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। ओहो, हमारे तो भाग्य जग गए कि हमारी मुलाकात परी से हो गई। आप चलिए हमारे घर, वो देखिए यही सामने ही है। मैं फिर कभी आऊंगी। तुम लोगों को क्या तकलीफ है, बेझिझक मुझे बताओ। परी रानी, हम बहुत गरीब है। हमारी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर हमें बड़ा किया, किसी तरह हम पढ़ लिख रहे हैं। ओहो, ये बात है। परी ने अपने हाथ ऊपर किए तो उसके हाथ में 2 सुनहरे मुकुट आ गए। ये लो मुकुट,
तुम दोनों अपने पास रख लो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी इसी मुकुट से बोल दिया करना। बस ये ध्यान रखना कि कोई इसको देखने ना पाए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी नीले आकाश में उड़ गई। मंजरी और नीरजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों भागती हुई घर आ गई। माँ, हमारे दुख के दिन चले गए। इतना कहकर वो दोनों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। सुनहरे मुकुट, हमारे पापा को हमसे मिला दो। मुकुट मुकुट, हमें भी इतना पैसा दे दो कि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। वो दोनों जैसे ही अपना कमरा खोलकर बाहर आई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उनके पापा मनोहर खड़े थे। पापा, अब कहाँ चले गए थे? हम लोग कितनी मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम आपको कितना याद करते थे। हाँ बेटी, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अब मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए अपने बच्चों के पास। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जरा तुम्हारी मम्मी से तो मिल लूं। पापा अंदर चले गए। माँ अकेले बैठकर सिसक रही थी। मंजरी, सुनहरे मुकुट ने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। माँ बेचारी पिछले 7 सालों से रो रो कर समय काट रही थी ना। हाँ दीदी, अब हम लोगों के जीवन से सारे कष्ट निकल गए। दोनों बहनें दूसरे दिन मेला देखने के लिए पापा से पैसे मांगने चली गई। राजा दिग्विजय सिंह की छोटी रानी अदिति बालक को जन्म देने वाली थी। ये खबर सुनकर पूरे महल में खुशी छा गई। आखिर बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद महल में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। राजा बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी बड़ी रानी सुरम्या। किसी तरह की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने बाहर 1 घंटा लगवा दिया है। उसकी रस्सी तुम्हारे पास है। जब भी रस्सी खींचोगे मैं भागा चला आऊंगा। रानी सुरम्या ने बाहर खड़ी होकर सब सुन लिया था। राजा के जाने के बाद तुरंत कमरे में आई। अदिति, ये घंटा क्यों लगा है? राजा ने कहा है कि कोई परेशानी हो तो बुलाने के लिए। ओहो, जब मेरी राजकुमारी अंशिका पैदा होने वाली थी तब तो घंटा नहीं लगवाया था। शायद राजा को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। अब वो नहीं है। मैं तो हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रानी अदिति जानती थी कि उनसे बहस करना बेकार है, इसलिए मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो गई। रानी सुरम्या को बहुत बेइज्जती लगी। उसने तुरंत रस्सी हिला दी और घंटा राजा के दरबार में बज गया। रानी सुरम्या वहां से चली गई। राजा तुरंत हाजिर हो गए। रानी अदिति, आपने मुझे बुलाया? मैं अभी अभी तो गया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आखिर आपके कमरे में कौन आया था? रानी अदिति समझ गई थी ये चाल रानी सुरम्या की है, इसलिए वो, मेरी आंख लग गई थी, शायद बिल्ली आ गई हो। राजा चले गए। रानी सुरम्या के जब जी में आता रस्सी खींचकर चली जाती थी और राजा भागते हुए हाजिर हो जाते। रानी सुरम्या राजा का रानी अदिति के प्रति प्रेम देखकर क्रोध से पागल हो जाती। एक दिन, हे राजन, मुझे इस घंटे की आवश्यकता ही नहीं है। इसको कोई और प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप इसे हटवा दीजिए। ठीक है, कल सुबह ही हटवा दूंगा। उसी रात रानी अदिति प्रसव वेदना से तड़पने लगी। उन्होंने बार बार रस्सी खींची, घंटा बजा भी, पर राजा नहीं आए। अनंतः रानी ने एक बालक को जन्म दिया। रानी अदिति स्वर्ग से धार गई। सुबह दासी ने देखा कि बालक के दाहिने हाथ पर एक त्रिशूल बना हुआ है। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा रानी अदिति के विरह में व्याकुल थे। बच्चे को देखने भी नहीं गए। रानी सुरम्या ने उसे दासी को देते हुए कहा, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो, नदी में फेंक दो या जमीन में गाड़ दो, मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। राजा को खबर दी गई कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। दासी ने हुक्म की तामील की। बच्चे को आंसू बहाते हुए जमीन में गाड़ने ले गई। किशन कुम्हार ने दासी को बच्चे को जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। दासी के जाते ही तुरंत वहां गया तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मिट्टी हटाकर बच्चे को गोद में ले लिया। ओह, कितना सुंदर बालक है। इसे जिंदा जमीन में गाड़ना था तो पैदा ही क्यों किया? वो बच्चे को गमछा में लपेटकर घर आ गया। अरे चंपा, कहाँ है तू? ये देख, ईश्वर ने हमें क्या तोहफा दिया। हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया है, नहीं तो एक बालक मेरी कोख में ना देता। आ देख, ईश्वर ने तेरी सुन ली।
चंपा भागती हुई आई। किशन के हाथ में बालक देखकर हैरान और निहाल हो गई। ये कहाँ से ले आए? किसका बच्चा चुरा लाए? किशन ने चंपा से सारी बात बताई। मैं तो ये बच्चे किसी को ना दूंगी। ये मीरा लाल है। अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तू ही इसकी माँ है। मुझे भी कुछ रोटी पानी देगी कि ऐसे ही भूखा चला जाऊं? चंपा ने किशन की थाली में रोटी रख दी और बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने लगी। चेहरा मातृत्व की चमक से आलोकित हो रहा था। मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी है। 10 सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। भगवान कितना दयालु है, हमारी झोली भर दी। जब भी किसी बच्चे को खिलखिलाते और रोती देखती तो कलेजा चीर जाता था उसका। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सोचकर किशन घर के बाहर चला गया और जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे नन्हा बालक जवान हो गया। माता पिता ने उसका नाम हीरा रख दिया था। 16 साल का बालक मिट्टी के बर्तन बनाने में पिता की सहायता करता। एक बार अपने पिता से मिट्टी का एक घोड़ा बनवाया और तालाब के किनारे जाकर खेलने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद घायल कबूतर उसके सामने आकर गिर पड़ा। ओह, कितना खून बह रहा है। हीरा ने तालाब से पानी लाकर उसके पंख साफ किए, उसको पानी पिलाया और अपने घर ले आया। उसको दूध पिलाकर नरम कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर सुला दिया। उस दिन हीरा सोया तो सपने में एक परी आई। हीरा, उठकर बैठो, मैं एक परी हूँ। तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरा चौंक कर उठ गया। परी सामने खड़ी थी, लेकिन कबूतर गायब हो गया था। जाओ देखो, उसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाओ। वहाँ एक परियों का सिंहासन है जो हीरे, मोती और रत्नों से जड़ा है। उस सिंहासन पर सिर्फ किसी देश का राजकुमार ही बैठ सकता है। हीरा ने उठकर ये बात अपने पिता से बताई। सुबह उठकर दोनों तालाब के किनारे गए। परी की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो सचमुच वहां धुल धुसरित एक सिंहासन पड़ा था। लाओ, मैं साफ कर देता हूँ। उसने अपने गमछे से उस सिंहासन को पोंछकर चमका दिया। दोनों के उठने से वो उठ नहीं रहा था। दूसरे लोगों को बुलाया गया। सबने मिलकर सिंहासन उसके घर पहुंचाया। जरा मैं बैठकर देखता हूँ इस सिंहासन पर। वो जैसे ही उस पर बैठा, उसे बिजली के करंट से झटका लगा और वो नीचे गिर गया। बारी बारी से सब उस पर बैठे, पर सब गिर गए। हीरा, एक बार तुम बैठकर देखो। हीरा जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी और सिंहासन जगमगाने लगा। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। मैं भी उस सिंहासन और उस सिंहासन वाले लड़के को देखना चाहता हूँ। राजा अपने सिपाहियों के साथ किशन के घर आए। क्यों भाई, ये क्या सुन रहा हूँ? कैसा सिंहासन, कैसा सपना, और कौन राजकुमार? हीरा ने बड़े साहस से राजा को कबूतर से लेकर अपने सपने वाली पूरी घटना राजा को बताई। अचानक राजा की नजर हीरा की अधखुली भुजा पर गई। त्रिशूल का निशान देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें याद आया कि उनकी मुंह लगी दासी ने एक बार बच्चे का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी दाहिने भुजा में त्रिशूल का निशान है। ये निशान कैसा है? ये तो पैदा होने के समय से ही है महाराज। मंत्री जी, जरा आप इस सिंहासन पर आप बैठिए। मंत्री जी बैठते ही उछल पड़े। राजा ने हीरा को सिंहासन पर बिठाने का आदेश दिया। हीरा के बैठते ही ऊपर से फूल बरसने लगे। सिंहासन जगमगा उठा। किशन, सच बताओ, ये बालक किसका है? हुजूर, हमें तो ये बालक जमीन में गड़ा हुआ मिला था। इसके रोने की आवाज सुनकर हम मैं इसे निकाल कर लाया था। राजा चुपचाप वहां से चले गए। महल में पहुंचकर रानी सुरम्या से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उन्हीं का पुत्र है। राजा ने किशन और चंपा को बुलाया। किशन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने हमारा वंश डूबने से बचा लिया। ये बच्चा हमारा ही है। तुमने परी की बात का प्रमाण देख तो लिया है। हीरा के अतिरिक्त सिंहासन किसी को बैठने नहीं देता है। तुम मेरे राजकुमार को लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हुजूर, हम अपने बच्चे के बिना कैसे रहेंगे?
मैंने तुम्हारे लिए राजमहल के बगल वाला महल व्यवस्थित करवाया है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही रहेगा, पर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमारी आंखों के सामने रहे तो मुझे संतोष हो जाएगा। किशन और चंपा बहुत प्रसन्न हुए। रानी सुरम्या को इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए देश निकाला दे दिया गया। परियों के सिंहासन ने राजकुमार हीरा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया।